हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है कि हमारे चैनल पे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए टॉपिक वाइज की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। अगर आप लोग पिछली टॉपिक वाइज क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएगी। इन क्लासेस की अगर आपको फ्री में PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बीएड की छोटी छोटी अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो चलिए, आज का नया टॉपिक है गुप्तकाल। ठीक है, जीके जीएस में आप सभी को पता है कि मैं सबसे पहले आपको इतिहास पढ़ाऊंगा। इतिहास चल रही है, कई क्लासेस हो गई हैं, उन क्लासेस को देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए जितने भी टॉपिक वाइज क्लासेस होती हैं। ठीक है, चलिए, गुप्तकाल नया टॉपिक है। 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। चलिए, यहाँ पे क्लासेस का आप लोग टाइमिंग देख सकते हैं। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास, 1:45 पे जीके प्लस करंट अफेयर की क्लास होती है, 5:45 वाली क्लास 6:30 बजे होती है रीजनिंग प्लस सब्जेक्ट एबिलिटी की। और साथ ही इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक है। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं। अगर आप लोग बुक लेना चाहते हैं, बेस्ट बुक लेना चाहते हैं, तो आप लोग चक्षु पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए। काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें आपको देख सकते हैं कला वर्गी के प्रैक्टिस सेट की बुक है। इसमें आपको 3900 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हर क्वेश्चंस का सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो हिंदी का हो, जीके का हो, रीजनिंग का हो, सब्जेक्ट एबिलिटी का हो। हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इसमें देखने को मिलेगा। 5 पेपर इसमें देखने को मिलेंगे। 2017 से 21 तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स, 15 प्रैक्टिस सेट तक आपको अलग से देखने को इसमें मिलेंगे। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। यह पुस्तक आपको हर जगह आसानी से हर मार्केट में मिल जाएगी। ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। इसकी विषय सूची आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे 2021 का पेपर लगाया गया है, देख सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है, प्रैक्टिस सेट के अलावा इनकी जो है चक्षु पब्लिकेशन की गाइड बुक भी आती है बीएड एंट्रेंस एग्जाम की, तो आप लोग बुक भी ले सकते हैं। इसमें आपको 2700 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 5 प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। दोनों न्यू पैटर्न पर आधारित हैं, पुस्तकें ले सकते हैं। बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग ले सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, जो कि पहले ही प्रश्न में आप लोग स्टार लगाइएगा कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। स्टार लगाइए। जिन प्रश्न में मैं स्टार लगाऊं तो उन प्रश्न को आप लोग ज़रूर से ज़रूर अपनी कॉपी में ज़रूर लिखा करें, नोट किया करें। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त था। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट करिएगा। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए, अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गुप्त किसके सामंत थे। गुप्त किसके सामंत थे? दूसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त किसके सामंत थे? यह जो है कुषाणों के सामंत थे। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपको बीएड में अच्छा स्कोर करना है, बीएड की पल पल की अपडेट पाना है समय समय से, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी बीएड की अपडेट आए वो अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिल सके। ऑथेंटिक न्यूज़ आपको मिल सके, कोई भी फेक न्यूज़ आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को नहीं मिलेगी। चलिए, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की? किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट करिएगा। तो वह शासक कौन है? वह है चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की थी। तो इस क्वेश्चन को नोट करिएगा। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट करिएगा। देख सकते हैं आप लोग, हर प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है। मैं ऐसे ही प्रश्नों को करवाता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं, जिनकी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है। तो गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो वह था आर्यभट्ट। सभी को पता होगा। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइए, अभी कभी नोट करिए। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी जो भाषा थी वो थी संस्कृत। क्या थी? संस्कृत भाषा थी गुप्त शासकों की दरबारी भाषा। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है?
तो आप सभी को पता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, पुकारा जाता है। तो इन्हें सबसे पहले कौन पुकारे थे? तो V.A. स्मिथ ने। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर जो है भारत का नेपोलियन का पुकारा था? समुद्रगुप्त को, V.A. स्मिथ ने। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, गुप्त वंश का वह राजा कौन था? प्रश्न क्या है? गुप्त वंश का, इससे पहले वाला सातवां जो प्रश्न था इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, यूपी PSS 2015 के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया था। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो वह जो है रोके थे स्कंदगुप्त ने। यही गुप्त वंश के राजा थे जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोके थे, स्कंदगुप्त। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नौवां प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ये गुप्त वंश ही जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एग्जाम के लिए। तो गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? माय डियर फ्रेंड्स, ये जो प्रसिद्ध था कला और स्थापत्य के लिए फेमस था। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? 10वां का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? स्टार लगाइएगा, SSC 2001 के एग्जाम में पूछा गया है। तो अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से संबंधित हैं। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? माय डियर फ्रेंड्स, यह राजकवि थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सभी लोग जवाब देंगे। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था कौन? उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था कौन? 30 क्वेश्चंस कोई ज़्यादा नहीं होते हैं, वन लाइनर के रूप में आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स अपने हिसाब से आप लोग बना सकते हैं। नोट्स ज़रूर बनाइएगा, नहीं तो आप लोग बाद में पछताएंगे गलती करके। तो वो था नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बताइए नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? सभी लोग जवाब देंगे। चलिए, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका जो संबंध है भानुगुप्त शासक से है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फहान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगाइए, चाहे आप लोग ट्रिपल स्टार लगाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। फहान ये चीनी यात्री था, किसके शासनकाल में भारत आया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ। तो फहान जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। एक और चीनी यात्री वेनसॉन्ग जो हैं हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, वो भी चीनी यात्री था। ओके, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फहान भारत आया था। ठीक है, चलिए, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था कौन? गोल्डन एज कौन सा काल था? 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इस प्रश्न को। तो वह था गुप्त काल पढ़ रहे हैं। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण जो युग था वो था गुप्त काल ही। ठीक है, फहान कहाँ का निवासी था? अभी मैंने आपको बताया ना, चीन का निवासी था। 17 का सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? 17वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बता दिया। सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? माय डियर फ्रेंड्स, यह जो शासक था वाकाटक का शासक था। ठीक है, प्रवरसेन द्वितीय। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? सभी लोग जवाब देंगे। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो यह कहा गया है समुद्रगुप्त को। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगाइएगा 19 क्वेश्चन में। ओके, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है? 20 का जवाब देंगे। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है?
तो यह कहा गया है कहोम स्तंभ लेख में, ठीक है, शक्रोपम कहा गया है स्कंदगुप्त को, ठीक है, किस लेख में, कहोम स्तंभ लेख में, ये स्तंभ याद रखना है। चलिए, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? वह स्थान बताइए जहाँ पे अनुमति मांगी थी समुद्रगुप्त से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए मेघवर्मन से। तो वह स्थल है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, बोध गया। बोध कहाँ गया, कहाँ पे है, बिहार में है, ठीक है। चलिए, इनको जो है गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पे हुई थी, बोध गया बिहार में। 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु हुई थी, ठीक है। सबसे पहला उपदेश ये सारनाथ में दिए थे, सर्वाधिक उपदेश ये श्रावस्ती में दिए थे, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनके फर्स्ट टीचर थे आलारकरम, इनके फर्स्ट महिला शिष्या प्रजापति गौतमी थी, इनकी मौसी ही थी जो कि इनका लालन पोषण किए थे, ठीक है। चलिए, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? डबल स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मैं आपको हर क्लास में बताता हूं कि अभी आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप लोग अपना सिलेबस खत्म करें। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो जितनी मैं क्लासेस ले रहा हूँ यूट्यूब पे फ्री में, उन क्लासेस को आप लोग ज़रूर देखिए। अभी प्रैक्टिस मेट सॉल्व कर लिए, नहीं तो डीमोटिवेट आप लोग होंगे, क्योंकि जब आप लोग पढ़े नहीं, अभी कुछ सिलेबस नहीं देखे हैं, तो उसमें सॉल्व करेंगे 50 प्रश्न सॉल्व किए आप लोग, 10 प्रश्न सही हुआ, 15 प्रश्न सही हुआ, तो डीमोटिवेट होंगे। तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस खत्म करिए, उसके बाद मैं रिवीजन करवाऊंगा इसी चैनल पे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट में अच्छे से सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो मंदिर निर्माण कला का जन्म जो है सर्वप्रथम हुआ था, ध्यान रखिएगा, गुप्त काल में ही हुआ था। ऑप्शन का बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? शाकों का उन्मूलन करने के बाद जो है धारण की थी। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? आप लोग नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, कमेंट बॉक्स में यस नो करके बताइए। काफ़ी सारे लोग व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं अपनी नोट्स। मैं फिर से बताता हूँ कि नोट्स ज़रूर बनाइएगा। तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता जो थे वह थे विष्णु। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो वह खुशी थे शकों को पराजित करने के बाद चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला कि मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? 26 का जवाब देंगे। तो चतुर्थ सदी ईस्वी में इसका जो है निर्माण हुआ था लौह स्तंभ का, मेहरौली लौह स्तंभ का। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फहान और वेनसोंग ने किसके राज्यों को देखा? 27 का जवाब देंगे। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्षवर्धन के जो है क्रमशः राज्यों को देखे थे फहान और वेनसोंग ने। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, धनवंतरी थे कौन? यह धनवंतरी बताइए कौन थे? धनवंतरी कौन थे? तो धनवंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे धनवंतरी। ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए, गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न है कि फहान द्वारा रचित फो कुओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता? बौद्ध राज्यों का विवरण मिलता है, बौद्ध मंदिरों, स्तूपों और विहारों का जो है विवरण मिलता है, गौतम बुद्ध के उपदेशों का विवरण मिलता है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता है इस ग्रंथ में फो कुओ की में। ओके, ये फहान क्या है? ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका विवरण नहीं मिलता है फो कुओ की में। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थी जीके जीएस की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। इस वीडियो को लाइक करिएगा। जरा से भी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने अदर फ्रेंड के साथ शेयर करें। एसटीडी ग्रुप, व्हाट्सएप, फेसबुक कहीं भी शेयर करें इसे आप लोग। एंड चैनल से आप लोग जुड़े रहें। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, आपको निश्चित ही हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगी मदद। थैंक यू सो मच।
मिलते हैं अगली क्लास पे।